आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। एक गुलाम की जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके सफर के पहले हिस्से से कि कैसे एक गुलाम सुल्तान की गद्दी तक पहुंच गया। देखिए, उसका सत्ता तक का सफर ना बहुत ही तेजी से हुआ। पहले वो मोहम्मद गोरी का एक बहुत ही भरोसेमंद गुलाम था। फिर साल 1206 में उसने मामलूक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, उसकी नींव रखी। और मजे की बात देखिए, सिर्फ 4 साल, जी हाँ, सिर्फ 4 साल बाद 1210 में उसका शासन भी खत्म हो गया। ऐबक की कहानी शुरू से ही काफी दिलचस्प है। वो पैदा तो तुर्किस्तान में हुआ था, एक तुर्की परिवार में, लेकिन अपनी काबिलियत और अपनी वफादारी के दम पर वो सीधे मोहम्मद गौरी का सबसे खास, सबसे भरोसेमंद कमांडर बन गया। और बस यही वो रिश्ता था जिसने आगे चलकर उसके सुल्तान बनने का रास्ता खोला। तो एक कमांडर के तौर पर वो कैसा था? चलिए अब उसके इस पहलू पर नजर डालते हैं कि कैसे उसने एक एक करके इलाकों को जीता और सल्तनत को फैलाया। कहते हैं कि वो एक बहुत ही काबिल और बहादुर कमांडर था। उसने एक के बाद एक कई इलाकों पर फतह हासिल की। मेरठ हो, कालिंजर हो या फिर महोबा, रणथंभौर और कन्नौज जैसे मजबूत ठिकानों पर भी कब्जा करके उसने अपना दबदबा कायम कर लिया। अच्छा, वो अकेला नहीं था। खासकर जब वो पूरब की तरफ अपने अभियान चला रहा था, तो उसे अपने खास जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से जबरदस्त मदद मिली। ये जो बिहार और बंगाल की जीत थी ना, उसमें खिलजी का रोल बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन खिलजी के साथ एक बहुत ही विवादास्पद बात भी जुड़ी हुई है। जो भी हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो बताते हैं कि उसने उस दौर के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था। और बात सिर्फ नालंदा पर ही खत्म नहीं हुई। एक और बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसे भी नष्ट करने का जिक्र मिलता है। तो ये तो हुई लड़ाई और जीत की बातें, पर ऐबक की विरासत सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि उसने पत्थरों और पन्नों पर अपनी क्या छाप छोड़ी। आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में भी उसका बड़ा योगदान रहा। जैसे दिल्ली की शुरुआती मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उसी ने बनवाई। फिर अजमेर में जो मशहूर 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो भी उसी के समय का है। और हाँ, दिल्ली की पहचान बन चुका कुतुब मीनार, उसका निर्माण भी ऐबक ने ही शुरू करवाया था, एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुतुब मीनार का काम शुरू तो ऐबक ने करवा दिया, लेकिन वो उसे पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा करवाया था उसके बाद आने वाले शासक, जो उसका दामाद भी था, इल्तुतमिश ने। तो इमारतें तो बनी रही थी, साथ ही साथ इतिहास भी लिखा जा रहा था। ऐबक के ही दौर में हसन निजामी ने एक किताब लिखी, ताज उल मासिर, और ये कोई आम किताब नहीं थी। इसे दिल्ली सल्तनत की पहली ऑफिशियल हिस्ट्री बुक माना जाता है। अब चलते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे कि एक शासक के तौर पर वो कैसा था और कैसे उसका अंत एकदम अचानक हो गया। एक शासक के तौर पर उसकी एक खास पहचान थी। उसे एक टाइटल मिला हुआ था, लाख बख्श। इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। कहते हैं कि वो बहुत ही उदार था और इसी वजह से अपनी प्रजा और दरबारियों में काफी मशहूर भी था। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी, उसका अंत कितना अजीब था। सिर्फ 4 साल ही तो हुकूमत की थी उसने, और 1210 में चौगान, मतलब आज का पोलो, खेलते हुए वो घोड़े से गिरा और उसकी मौत हो गई। बस इतनी सी थी कहानी।